नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सजा, जिसे लिखा है पुष्पा भाटिया जी ने। लेखिका को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। बहस के बाद केस फैसले के लिए लग गया। 5 पेशियां तो टल चुकी थी, पर अब इस पेशी को टाला नहीं जा सकता था। बहस भी निरी संभावना पर ही तो आधारित थी, जिससे मेरा वकील मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हुआ था। पूरे मुकदमे के दौरान कहीं भी कोई ठोस सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था, जिससे कि मैं शामली को हत्या के जुर्म से बरी करा पाती। संदेह का लाभ दिला पाना भी संभव नहीं था, क्योंकि विपक्ष के सबूत इतने मजबूत थे कि उंगली रखने की भी गुंजाइश नहीं थी। मेरी जिरह से चोपड़ा की पत्नी तो यहाँ तक बौखला गई कि मुझ पर ही लांछन लगाने लगी थी। मैडम, आप एक औरत होकर भी औरत के पाप को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। घर पहुंचकर शामली के केस को लेकर हम दोनों पति पत्नी के बीच भी अच्छी खासी बहस छिड़ गई। सौमित्र ने प्रश्न किया, एक बात बड़ी ही विचित्र है नंदी, चोपड़ा की हत्या करते समय उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जघन्य अपराध करते समय उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक नहीं, दो दो हत्याएं। मैं ऊपर से जितनी अस्थिर लग रही थी, भीतर से उतनी ही स्थिर थी। बोली, अपराध करते समय मनुष्य ऐसी मनोस्थिति में कब होता है जो सही गलत का निर्णय ले सके। हाँ, पूर्व नियोजित तरीके से किसी को मारा जाए तो वो अलग बात है। श्यामली जैसी सीधी सरल स्वभाव वाली महिला जो किसी कीड़े को तो नहीं मार सकती, वो क्या सोच समझकर हत्या करेगी? विश्वास ही नहीं होता। आलोक से मिल चुका हूँ मैं। निहायत ही शरीफ और मृदुभाषी इंसान था वह। डॉक्टर सौमित्र, हर जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। शुरू से ही मुझे लगता था शामिली निर्दोष है। उसके जुर्म के पीछे कोई गहरा राज है। दरअसल उसकी ओर से कोई केस लड़ने वाला था नहीं, और मुझे सरकार की ओर से पामर नियुक्त किया गया था। पामर का अर्थ यह होता है कि अपने बचाव के लिए जो लोग वकील नहीं रख सकते, उन्हें न्याय हित के दृष्टिकोण से सरकार अपने खर्च से वकील देती है। उस वकील को पामर कहते हैं। तो जिस प्रकार डॉक्टर मरीज को जिंदा रखने की कोशिश तब तक करता है जब तक उसके दिल की धड़कन रहती है, ठीक उसी तरह वकील भी आखिरी दम तक जी जान से केस जीतने की कोशिश करता है। रात दिन एक करके अपने फेवर की रूलिंग खोजता है, और जब केस हार जाता है तो मुवक्किल को फिर लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन दोनों व्यवसायों में बस एक ही अंतर है कि मरीज की धड़कनें बंद होते ही डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है, लेकिन वकील का काम खत्म नहीं होता। वह अपील पर अपील करके बरसों उस केस को चलाता है। किंतु शामिली के केस में मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। मुझे चुटकी भर उजाला चाहिए था, जिससे कि मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं। कितनी ही घटनाएं स्मृति पटल पर कौंधने लगी, जिन्हें जीवन की व्यस्तताओं ने भुला ही दिया था। वही सब चलचित्र की तरह आंखों के सामने मुखर हो उठा था। सामने के जंग खाए फाटक के भीतर पीले टूटे हुए से मकान में शामिली की गृहस्थी थी, जहां बाहर झुलंगी से रस्सी पर 8-10 मटमैले कपड़े हमेशा टंगे रहते थे। आलोक के घर से निकलते ही उसके घर से सिलाई मशीन की चपड़चू शुरू हो जाती थी, और तब तक जारी रहती जब तक आलोक वापस घर नहीं लौटता था। सिलाई के कपड़े लेने देने का काम आलोक की उपस्थिति में ही होता था। उन्हीं दिनों उस मकान में कड़क और झकझकाते सफेद कुर्ते पाजामा में एक ऐसा व्यक्ति आने लगा। जब तक वह भीतर से लौटकर नहीं आता था, तब तक मानो सबका वक्त वहीं लोहे के जंग खाए फाटक पर चिपक कर रह जाता था। यह अनचाहा व्यक्ति था, जिसका नाम महेश था, जिसने शामिली को तमाम आलोचनाओं और अवहेलनाओं का केंद्र बना दिया था। शामिली मेरे लिए पूर्ण रूप से अपरिचित थी, फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में उसके प्रति सहानुभूति का भाव हमेशा बना रहता था। समझ में नहीं आता था, किसी निठल्ले व्यक्ति की तरह कॉलोनी के लोग उसके जीवन में क्यों ताक झाक करते रहते थे। शामिली अच्छी औरत नहीं है। उसका पति निकम्मा नाकारा है। अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर सकता। महेश सदा मोहल्ले की जिज्ञासा का केंद्र बना रहा। माँ की निषेधाज्ञाओं और वर्जनाओं के बाद भी तुलसी के बिरवे को सींचते हुए या आलोक के लिए दरवाजा खोलते बंद करते समय खिड़की का पर्दा हटाकर या दरवाजे की ओट में खड़े होकर मैंने शामिली के दिव्य रूप को निहारा था।
हाथ के इशारे से अभिवादन भी किया था, लेकिन उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई थी। उस दिन कॉलेज से मैं जल्दी घर लौट आई थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां सांझ सुकून की तरह पहुंच चुकी थी। सामने दुबली पतली महीन किंतु सलीकेदार साड़ी पहने शामिली बैठी थी। माथे पर कत्थई बिंदी और चेहरा सजल सरल। अभिवादन की औपचारिकता संपूर्ण होती वो बोली, मैं तो पेंटिंग देख रही थी। सचमुच आपने बनाई है? लौटते सूरज का सिंदूरी अक्स पेड़ों से छनकर खिड़की के शीशों को चीरता हुआ दीवार पर टंगी पेंटिंग पर बिखरा हुआ था। आंखों की पारदर्शी दीवार पर सागर सागर में मिलता, केशों से झरता रंगहीन वक्त। बेटी की प्रशंसा से पुलकित माँ के चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं उभरने लगी थी। श्यामली के सामने मेरा ठहर जाना माँ के लिए अब असुविधाजनक होने लगा था, जिसे श्यामली समझ गई थी। उसका प्रसन्न कौतूहल भावहीनता में बदल चुका था। बिना किसी औपचारिकता के वह उठी और सहज होने का दिखावा करते हुए लौट गई। अब मुझे लगता है माँ भी जरूर जानती होंगी कि वैसा कुछ नहीं है जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन खुद को संभ्रांत नागरिक प्रमाणित करने के लिए कॉलोनी वासियों की हाँ में हाँ मिलाने की इससे अच्छी आड़ उनके पास नहीं थी। ब्याह के बाद मैं न्यू शिमला छोड़कर दिल्ली चली आई। नया घर, नया जीवन साथी, अपने अपने व्यवसाय के लिए नए आयाम ढूंढते हुए पुरानी यादें भी धूमिल पड़ने लगी थी। माँ भी भैया भाभी के साथ उनके गुड़गांव स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। एक दिन गोल्फ कोर्स की पार्टी में वह मुझे अचानक मिल गई। नाभि दर्शना साड़ी, कटे हुए बाल, गहरे कटावदार ब्लाउज पहने शामिली के एक हाथ में शराब से लबालब भरा गिलास और दूसरे में सिगरेट, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए जब वह डांस फ्लोर आई तो न जाने कितनी आसक्त निगाहें उसके अधनंगे शरीर पर रेंगने लगी थी। पास ही खड़ी महिलाओं के झुंड में से एक स्वर उभरा, सही कह गए हैं सयाने कि हर पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। सुना है धंधा करती है। छी, सफलता पाने के लिए औरत ऐसी गलीज हरकत भी कर सकती है? सौमित्र ने वितृष्णा से कहा। मैं सोच में पड़ गई। जरूर कोई व्यवस्था होती होगी कि सीधा चलता आदमी दिशाहीन हो जाता होगा। दूसरे आलोक के हाव भाव देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई आपत्ति है। वह तो काफी सहज था। श्यामली से मिलने की योजना बना रही थी पर मौका नहीं मिल रहा था। मिली भी तब जब वह जेल के कटघरे में थी। कुछ देर चुप्पी का माहौल बना रहा। मैंने ही चुप्पी तोड़ी। परसों तुम्हारा फैसला है श्यामली, कहते कहते मेरा कंठ ही भर आया। मुझे मालूम था उसे सजा होगी, वह भी समझ रही थी। उसी सपाट निर्विकार स्वर में उसने जवाब दिया, नंदी जी, मैं और नहीं लड़ सकती अपने आप से। मैंने उसे मार डाला। मैं हत्यारिन हूँ। मुझे जेल तो आना ही था। अब तक सौमित्र भी संभल चुके थे। बोले, श्यामली, इन्होंने तुम्हारा केस इस तरह लड़ा है जैसे सगी बहन का हो। नंदी तुम्हें बहुत चाहती है, पूरा विश्वास भी है इन्हें तुम पर, इसीलिए इतनी मेहनत भी की है। श्यामली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं तो क्या, सब समझती हूँ मैं। प्रेम की पहचान तो जानवर भी कर लेते हैं। रही सजा की बात, तो वह तो जन्म जन्म से भुगत रही हूँ। जेल के भीतर रहूं या बाहर, फर्क क्या पड़ता है। इतने दिनों बाद श्यामली के मुख से तकलीफ भरा वाक्य सुनकर मैंने फौरन लोहा गर्म जानकर सवाल का हथौड़ा मारा। तुम्हें क्या तकलीफ थी श्यामली? तुमने यह जघन्य अपराध क्यों किया? नंदी जी, मुझे सजा हो जाने दीजिए। अपील का समय निकल जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। आप मुझे मजबूर ना करें। उसका उत्तर सुनकर तो मैं और हैरान रह गई। फैसले का दिन भी आ गया। मेरी हिम्मत कोर्ट रूम तक जाने की नहीं हो रही थी। बेचैनी से कलेजा मुंह को आ रहा था। आखिर एसजे साहब का चपरासी मुझे बुलाने आ गया तो मुझे जाना ही पड़ा। सेशन जज ने शामली पर धारा 302 के तहत हत्या का अपराध कायम किया। उसे 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुना दी गई। मैंने यंत्र चालित सी बेहोशी की हालत में ऑर्डर शीट पर दस्तखत किए और घर लौट आई। सौमित्र घर पर ही थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझे समझाने लगे, इस तरह सेंटिमेंटल होने से कैसे काम चलेगा नंदी। तुम्हें तो इस फील्ड में आगे बढ़ना है। पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। जी भरकर रोने के बाद मन जब हल्का हुआ तो अगले दिन शामली को अपील करने की सलाह देने मैं जेल में पहुंच गई। मुझे मालूम था वह कभी हामी नहीं भरेगी, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही था।
जेल में श्यामली ने ऊन सुलझाते सुलझाते मन की गुत्थियों को भी सुलझा लिया था। मुझे देखकर वह चहक कर बोली, नंदी जी, देखिए, इस गलीचे का नमूना कितना सुंदर है। जब गलीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो आप इसे खरीद लेना। मैंने कुछ तीखी नजरों से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों से इतने दिनों का रोका हुआ सैलाब फूट पड़ा। मन की व्यथा जब कुछ कम हुई उसकी तो बोली, नंदी जी, मुझे अपील तो करनी नहीं है। एक बार मियाद भी निकल जाने दीजिए, फिर आप फैसला करना मैंने जो किया वह सही था या गलत। समय बड़ा बलवान होता है, उसमें हर घाव को भर देने की क्षमता होती है। मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी थी, लेकिन श्यामली के प्रति उत्सुकता तो मन में बनी हुई थी अभी भी। उस दिन इतवार था। सुबह थोड़ा काम निपटा कर मैं श्यामली से मिलने पहुंच गई। जरा सा कुरेदा तो वह अपनी कहानी बताने लगी। माँ बाप बचपन में गुजर गए। भाई भाभी के पास ही पली बड़ी। गांव के स्कूल से 8वीं पास की। मुझे पढ़ने की बड़ी ललक, इसलिए साधन ना होते हुए भी मैं हमेशा अव्वल दर्जे पर ही आती रही। वजीफा मिलता था, उसे भाभी रख लेती थी। उनके नमक तेल का खर्चा निकल आता था। भैया के पास मेरी शादी के पैसे नहीं थे। इसी बीच यहाँ बातचीत चली और मेरे ससुर ने बिना लेन देन के ब्याह करने का वचन दिया। उन्हें यह मालूम था कि उनका बेटा शादी के लायक है ही नहीं। घर का काम धाम करने के लिए उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी, बस। शादी के बाद मैं आलोक के साथ इस पीली कोठी में आ गई। ज्यादा पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन मन में सुकून था। रहने के लिए छत, पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए 4 कपड़े। बस यही जरूरतें थी मेरी, जो आलोक की कमाई और मेरी सिलाई के काम से पूरी हो जाती थी। आलोक हमेशा मुझसे कटा कटा रहता, बात करने में हिचकिचाता। दिन भर घर का काम, ऊपर से कपड़े सीते सीते शरीर इतना थक जाता था कि बिस्तर पर पड़ते ही मैं सो जाती थी। हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे, तभी न जाने कहां से यह तिलचट्टा आ गया। तितलियों की उम्मीद में तिलचट्टा। मेरी बर्बादी का कारण वही तो था। कपड़े सिलवाने के बहाने वह अक्सर आलोक की अनुपस्थिति में ही आता था। बाद में मैं समझ गई थी, आलोक स्वयं ही हमें मिलने का मौका देता था। एक दिन उसने मुझसे कहा भी था, मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता श्यामली। अगर तुम्हें थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो मैं क्यों आड़े आऊं। हैरान रह गई थी मैं उसकी सोच पर। क्या दैहिक संबंधों की पूर्ति ही विवाह की परिभाषा है? मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर कोई इच्छा कामना नहीं थी या मेरा शरीर कुछ मांग नहीं करता था, लेकिन उस सब के लिए किसी पर पुरुष के साथ हम बिस्तर होना, छी। महेश का उठना बैठना शहर के धनी मानी प्रतिष्ठित लोगों के बीच था। इन्हीं के साथ मिलकर वह अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहा था। अपने इस पूरे अभियान में उसने बोनस की तरह आलोक और मुझे भी घसीट लिया। आलोक ने भी सहर्ष हामी भर दी। घर पर ही टीचर की व्यवस्था की गई। हम दोनों को अंग्रेजी बोलना सिखाती थी वह टीचर। हाई क्लास सोसाइटी में विचरण करने के गुर सिखाती थी। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता। मुझे जैसी सीधी सादी लड़की उस सोसाइटी में कैसे खरी उतरती, जहाँ जाम से जाम टकराए जाते थे। सिगरेट का कसैला धारदार धुआं बड़ी ठसक से काफी देर तक ठहरा रहता। औरतें अपने पारदर्शी परिधानों में खुद को लपेटकर खुल्लम खुल्ला अंग प्रदर्शन करती और पुरुष शतरंज की बिसात पर नित्य नई चालें चलते थे। आलोक को तेजी भाने लगी थी। कहता, मूवमेंट इज साइन ऑफ ग्रोथ। इसी तेजी के कारण उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ना मेरे जज्बात को समझने की फिक्र, ना मेरे ख्यालात को एक तरतीब देने की चिंता ने ही उसे कभी सताया। स्ट्रांग रूम, बैंक, कैश, बिजनेस वाउचर, शेयर मार्केट वाली भाषा में ही हर भावना का अनुवाद करने वाला आलोक शारीरिक रूप से तो अक्षम था ही, संवेदनात्मक रूप से भी वह अपने आप को कभी नहीं सौंप पाया मुझे। अविवेकी कैशोर्य की तरंग में अपने पति द्वारा रचित चक्रव्यूह में असहाय सी में बढ़ती चली जा रही थी। बिजनेस के सिलसिले में जमती ये कॉकटेल पार्टियां, ठसके, समय चुपचाप रिश्ता चला गया नामालूम ढंग से। लेकिन क्या पता था, समय नहीं हम ही बीतते जा रहे हैं, रीतते जा रहे हैं। चौंकी तो मैं तब जब सप्तम स्वर में आलोक ने चोपड़ा के यहाँ जाने की बात की थी। सहसा उसने मुझे खूब बनने संवरने को कहा तो उसके स्वर की तर्ज को भांपते हुए मुझे ऐसा वैसा कुछ लगने लगा था, पर मैं अपने मन के वाहियात वहम को निकालने में विवेक की बात झटक बैठी थी। काश मैं तब भी समझ पाती जब मैंने लॉन्ज में मैं चोपड़ा को अकेले बैठे देखा था। कहाँ थी वहाँ कोई पार्टी? आप सचमुच बहुत खूबसूरत है श्यामिली जी। मदिरा में मस्त उस कामातुर ने मेरे वस्त्र तार तार ही कर दिए। आप होश में तो हैं?
मैं लाउंज में आलोक आलोक चीख रही थी। आलोक जानबूझकर घर चला गया है। चोपड़ा की सर्पिल फुसफुसाहट मेरे कान में पड़ी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस नर व्याघ्र की पाशविकता में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लगा जैसे धरती फटी और वातावरण हृदय विदारक चित्कार से भर उठा। मुझे लूटकर वह दरिंदा बाहर निकल ही रहा था कि मैंने देखा आलोक पास ही कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मेरी चेतना चकित थी, मेरा बोध बांझ। मैं निपट मूर्ख अपनी नजरों में कहीं टिक नहीं पा रही थी। नंदी जी, हम किसी को थोड़ा सा जानकर कितना अधिक जान लेने का दावा करने लगते हैं। मैं भी इसी मुगालते में जीती रही। काश आलोक एक बार कह देता कि ये सब झूठ है, तो मैं निहाल हो जाती, सचमुच की निधिया पा जाती। उसकी बातों के कर्म उघड़कर स्वयं अपनी कहानी कह गए थे। सपने में जो देखा शामली, उसे भूल जाओ। उसके सीमेंट जैसे भुरभुरे चिकने सपाट शब्द मेरे भीतर की भावनाओं की नमी पाकर मेरा एहसास, मेरा सारा बोध पत्थर जैसे मजबूती से जमते चले गए। आलोक कितना शातिर निकला, ऐसा दलाल जो पत्नी को ही दांव पर लगा बैठा। लेकिन वह सही भी था। मैं पत्नी थी ही कब उसकी। रखेल से भी बुरी दशा बना दी थी उसने मेरी। चोपड़ा के बाद खुराना, शर्मा, मित्तल। क्रोधावेश में मेरे तन बदन में आग लग रही थी। पास ही रखी बोतल उठाकर एक दिन मैंने उन दोनों वहशी दरिंदों को बेतहाशा वार कर डाले। एक पल में ही इतना भयानक निर्णय ले लिया तुमने शामली? उन्हें दंड देने के लिए कानून था। मैंने उसका हाथ झकझोरते हुए बेचैनी से पूछा। कानून? श्यामली ने होठ भेजते हुए पूछा। कानून के हाथ पैसों वालों के लिए बहुत बौने हैं नंदी जी। कानून तो गवाहों पर टिका है, और गवाह कहीं तोड़ दिए जाते हैं तो कहीं खरीद लिए जाते हैं। अंधे कानून के आगे बेसहारा औरतों को अपनी बेगुनाही साबित करना असंभव नहीं तो बेहद कठिन तो होता ही है। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा तो श्यामली ने मुझे बोलने का मौका दिए बगैर ही कहना जारी रखा। देश का अंधा कानून मुझे दोषी ठहराते हुए यही कहता है कि जब जीवन दिया नहीं जा सकता तो उसे लेने का अधिकार भी किसी को नहीं है। नंदी जी, मैं पूछती हूँ, उसी कानून से किसी महिला की इज्जत लूटने के बाद क्या उसे पुनः लौटाया जा सकता है? यदि नहीं तो बलात्कारी को मात्र 10 वर्ष की सजा और हत्यारे को मृत्युदंड की सजा क्यों? शामिली क्रोध के आवेश में कांप रही थी। अगर तुम्हारे जैसे साहसी और अन्याय का विरोध करने का हौसला रखने वाली औरत इस समाज में ना हो तो वहशी दरिंदे यूं ही स्वच्छंद विचरण करते रहेंगे। यह बात यदि अदालत में तुम साबित कर सकोगी तो निश्चित ही तुम्हें सजा से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने शामली को अपनी तरफ से विश्वास दिलाया। नंदी जी, एक औरत की जिंदगी तभी तक होती है जब तक उसके नाम के साथ किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं जुड़ता। बदनाम औरत नेक राह पर चलना भी चाहे तो समाज के लोग उसे चलने नहीं देते हैं। जीवन के सारे सपने और आशाओं के इंद्रधनुष को तो आलोक ने पहले ही बदरंग कर दिया था। अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं है। श्यामली के मुखों पर दुख और पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं था। वाणी में ओज और आंखों में तेज लिए वह एक नई ही श्यामली लग रही थी, जो शोषण के विरुद्ध अकेली किंतु दृढ़ खड़ी थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सजा, जिसे लिखा था पुष्पा भाटिया जी ने। लेखिका को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी कहानी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।